चाहेंगे कौन सा अटेम्प्ट, माध्यम क्या है और क्या नाम है आपका? सर मेरा नेम सुमित है एंड मैं कानपुर उत्तर प्रदेश हूँ। ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था एंड ये मेरा सेकेंड इंटरव्यू है। मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, अगर मैं पूरी जर्नी की बात करूँ तो मैंने 12th के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी जी। एंड पहले मैंने मेरा ह्यूमैनिटीज़ का बैकग्राउंड नहीं था, मैंने ग्रेजुएशन में बैचलर ऑफ साइंस किया हुआ था जी जी। तो उसके साथ ही मैंने प्रिपरेशन शुरू करी थी कॉलेज के डेज से ही, स्टार्टिंग से। एंड अगर थोड़ा मतलब फैमिली बैकग्राउंड या ऐसा कुछ देखेंगे तो मेरे जो एल्डर ब्रदर हैं वो ऑलरेडी पुलिस सर्विस में हैं, तो उनका कहीं ना कहीं ज़्यादा रोल रहा। हालांकि वो 2014 बैच के हैं, बट मोर और लेस ये ज़्यादा चीज़ें मैटर करते हैं, क्योंकि जब भी आप डीमोटिवेट होते हैं, एंड ऐसा नहीं है कि हम डीमोटिवेट नहीं हो सकते हैं, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जहाँ पर आप अपने आप को बाउंस बैक करते हैं एंड पूरी तरह से कंपोज होकर दोबारा से प्रिपरेशन में लगते हैं। अच्छा, मीडियम क्या है सर आपका? ये मेरा इंग्लिश मीडियम ही था एंड मेरी पूरी जर्नी ही इंग्लिश मीडियम के थ्रू ही रही है। अच्छा अच्छा। तो मैंने प्रिपरेशन जब स्टार्ट करी थी तो पहले मैंने NCERT कवर किया था, तो मैंने अभी तो मैं कोचिंग का नेम नहीं रिवील कर सकता। हाँ ठीक। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है और कॉलेज के बारे में बताएंगे। मैंने मेरी पूरी जो जर्नी रही है वो कानपुर से ही रही है। हाँ। मैंने NLK विष्णुपुरी से अपनी 12th स्कूलिंग कंप्लीट करी। उसके बाद मैंने VSSD कॉलेज नवाबगंज में, वहाँ से मैंने बैचलर ऑफ साइंस किया है। उसके बाद प्राणवीर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जी। वहाँ से मैं MBA परस्यू कर रहा था। बट मैंने 12th के बाद जैसे ही प्रिपरेशन शुरू करी थी तो पहले मैंने NCERT कवर करी, अपना मेरा ह्यूमैनिटीज़ का बैकग्राउंड नहीं था। देन उसके बाद में मैंने वर्क जैसे कि आजकल कल्चर चल रहा है कि वर्क फ्रॉम होम एंड ये सारी चीज़ें, तो मैंने अपनी प्रिपरेशन ऑनलाइन फेज में ही करी। ऑनलाइन फेज में। आज इंटरव्यू रहा, कैसा रहा और कैसे सवालात पूछे गए आपसे? श्रीवर्धन सर का बोर्ड था जी। तो स्टार्टिंग में तो बहुत सपोर्टिव ही, थ्रू आउट द इंटरव्यू बहुत सपोर्टिव रहे जी। बट बीच बीच में कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस थे। उन्होंने मेरे से जैसे पूछा हुआ था कि पोस्ट इंडिपेंडेंस कौन कौन सी कमेटी थी एंड उनका क्या रोल रहा था। एंड उसके बाद में उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा था कि इफ़ आई गिव यू एन एग्जांपल दैट यू कैन रिमूव 2 of your mistakes, so what they will be। तो मोर ऑफ वो आपकी नॉलेज नहीं जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आप मेंस में 9 एग्ज़ाम्स लिख कर आए हैं, 9 पेपर आपने लिखे हुए हैं। बट कहीं ना कहीं वो ये देखना चाहते हैं कि आप कितना डाइवर्सिफाई होकर चीज़ें क्लियर कर सकते हैं और कितनी अलग अलग तरीके से आप सोच सकते हैं। अच्छा अच्छा, डैप से भी रहे हैं? हाँ बिल्कुल। मेरा पहला क्वेश्चन डैप से ही था। मैनावती रोड लिंक करती है मेरे घर के पास से, तो उनका पहला क्वेश्चन यही था कि मैनावती किसका नेम था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, आपका ये सेकंड इंटरव्यू है, तो जो पहली बार इंटरव्यू देने वाले हैं, बहुत सारे छात्र आपको देखेंगे भी जो आने वाले हैं, जिनका पहला अटेम्प्ट है इंटरव्यू, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उनके लिए अनुभव पहला होगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आप अपने आप को जितना ज़्यादा कंपोज रखेंगे उतना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। लास्ट ईयर मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। हालांकि मोर और लेस इंटरव्यू में मार्क्स अच्छे थे, बट ड्यू टू मेंस बहुत अच्छा नहीं गया था, इस वजह से फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। बट इस बार आई थिंक दैट हो पाएगा। एंड अगर मैं बात करूँ कि जिनका अभी इस बार इंटरव्यू है वो क्या क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो आसपास से रिलेटेड जो चीज़ें हैं क्रिटिकल, जो आप सोच सकते हैं, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करें एंड उनके बारे में ही बताएं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता है, मेरे आज के इंटरव्यू में मैं बताऊं तो 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें मैंने बोला सॉरी सर आई डोंट नो। एंड अगर आपको थोड़ा सा भी गेस लग रहा है कि आप बोल सकते हैं तो आप उनसे परमिशन ले लें, एंड उसके बाद में अगर वो अलाउ करते हैं तो बिल्कुल आप बोलें। एंड अदरवाइज़ आप जितना भी आप ऑनेस्ट रहेंगे एंड जितना भी ज़्यादा थैंकफुल रहेंगे, वो कहीं ना कहीं आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। अच्छा, ऑप्शनल से भी रिलेटेड सवाल रहे हैं? ऑप्शनल क्या? हाँ, ऑप्शनल मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, तो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। एंड उन्होंने गुप्ता पीरियड से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे थे, पूरी हायरार्की भी पूछ ली थी मेरे से। तो वो मोर और लेस एक तरीके से ग्रिल करने के लिए वो स्ट्रैटेजी थी, बट कहीं ना कहीं वो ठीक रहा। अब आते हैं रणनीति के बारे में। प्री की रणनीति, मेंस की रणनीति जो होती है, तो कैसी रणनीति रही है शुरुआत से लेके अभी तक, जो भी आपने क्या किया है अनुभव वो बताइए। जितना मैंने नोटिस किया है एंड जो भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत टाइम लगता है, मैं जो मेरे लिए वर्क किया था वो बेसिकली ये था कि आप प्री और मेंस को अलग अलग लेकर मत चलें।
जी। आप डायरेक्टली मेंस के लिए प्रिपरेशन करें। पहले आप अपना बेस क्लियर करें, फाउंडेशन रखें, आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि बेसिक कौन कौन से टर्म्स होते हैं। जी, जी। एंड देन उसके बाद जैसे ही आप मेंस की प्रिपरेशन करेंगे तो मेंस की प्रिपरेशन में वो आपको इन डेप्थ नॉलेज देगी। जी। आंसर राइटिंग आपको स्टार्टिंग से नहीं करनी है, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं होगी। आजकल बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड चल रहा है कि बच्चे डे 1 से ही पूछते हैं कि मैं क्या आंसर। आपको जब नॉलेज ही नहीं होगी तो आप क्या लिखेंगे, एंड फिर वो चीज़ें आप क्रिटिकली इवेल्युएट नहीं होंगी तो फिर आपको डीमोटिवेशन होगा कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ये नहीं हो रहा। तो पहले आप सीखने पे कोशिश करें। जब आपका मेंस की अच्छी खासी आपके पास नॉलेज हो जाएगी, उसके बाद में आपको प्री के लिए प्रिपरेशन करनी है। जैसे इस बार आई थिंक 24 या 23 ऑफ मई को प्री है, तो जनवरी से या आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं ऑप्शन एलिमिनेशन में, तो फिर आप दिसंबर से स्टार्टिंग करें एंड तब आप प्री की प्रिपरेशन करें। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अब ये बात हो जाती है, साथ ही साथ पीवाईक्यू की भी और मॉक टेस्ट की भी। कब से आपने पीवाईक्यू कितने सालों के लगाए थे? मॉक टेस्ट लगाना कब से शुरू किया था? और देखिए, सबसे पहले तो आपको सिलेबस एंड पीवाईक्यू, जी, जी। ये दोनों आपकी पूरी जर्नी में आप जितनी जल्दी इनको अडेप्ट कर लेंगे उतनी जल्दी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। उतनी जल्दी कहीं ना कहीं आप अपनी प्रिपरेशन में सिलेक्शन तक या मेंस क्लियर होने तक वो जो टाइम होगा वो आप कम कर लेंगे। क्योंकि पहले आपको सिलेबस देखना है। प्री में बहुत छोटा सा लिखा हुआ है कि इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री, बट आप मेंस में जाएंगे तो मेंस में लिखा हुआ है इंडिया विथ इट्स ट्रिब्यूटरी कंट्रीज़। तो कहीं ना कहीं मेंस में बहुत ज़्यादा इलेबरेटिव है। तो एंड उसके साथ साथ जैसे पीवाईक्यू का मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यू लेने होंगे। आप पीवाईक्यू प्री के लिए अलग ले लीजिए, मेंस के लिए अलग ले लीजिए और चैप्टर वाइज। जैसे ही आपने जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी क्लियर किया, आपने उसको पढ़ा है, तो आप क्या करें, मेंस के पहले जितने भी लास्ट 10 ईयर्स का अगर आपने पीवाईक्यू लिया तो आप देखें कि मेंस में किस तरीके से वो डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आप ये चीज़ देख लेंगे कि यूपीएससी क्या डिमांड कर रहा है आपसे, तो कहीं ना कहीं वो आपको बहुत आसान हो जाएगा पूरी जर्नी में। उसी तरीके से सारे चैप्टर्स आप कवर करेंगे एंड फिर आपको वही सेम चीज़ आपको प्री में इम्प्लीमेंट करनी है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा, सीसेट के लिए बताना चाहेंगे? सीसेट में भी बहुत सारे बच्चों के लिए प्रॉब्लम होती है। क्या तरीका था आपका? सीसेट तीनों बार निकला है कि कोई दूसरी बार से निकला है? नहीं, मेरा प्री फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर हुआ था। जी, जी। तो सीसेट का ऐसा कोई इशू नहीं था। हो सकता है कि मेरा साइंस बैकग्राउंड था, मैथ्स बैकग्राउंड था, तो इस वजह से। बट सीसेट के लिए मैं ये कहूँगा कि इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, रीजनिंग और अर्थमेटिक मैथ्स, 3 चीज़ें मेजर हैं। 3 में आप किसी भी 2 चीज़ों को लेकर चलिए, उसमें आपको 80 to 90% चीज़ें कवर करनी है। अगर आप मैथ्स में बहुत अच्छे नहीं हैं तो आप कॉम्प्रीहेंशन एंड रीजनिंग करिए। मैथ्स में मैं ये कहूँगा कि आप पूरी तरीके से नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश के 28 क्वेश्चन्स आते हैं। 26 से 28 अगर मैं लास्ट 10 ईयर्स की बात करूँ तो आ रहे हैं क्वेश्चन, बट मैथ्स में 30, 32 ऐसे वेरी करते हैं। तो आप बेसिक है अर्थमेटिक में जैसे आप परसेंटेज पढ़ सकते हैं एंड आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ सकते हैं। ये सारी वो मैथ्स हैं जो आपको क्लास 10th में एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। एंड अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि आपको मैथ्स कैसे करनी है, लाइक लोगों को फियर होता है मैथ्स का, तो उस जगह आप क्या कर सकते हैं कि आप यूट्यूब पर जाएँ। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसी फैकल्टीज़ हैं जिन्होंने अर्थमेटिक मैथ्स पढ़ाई हुई है, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, अच्छा। अच्छा, ये बताइए, आपके मेंस की आंसर राइटिंग शुरुआत से ही करनी चाहिए? जैसे आपने बताया कि पहले तैयार हो जाना चाहिए सिलेबस। हाँ, तो लाइक आप 60 to 70% जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, जी, तब उसके बाद आपको डेली 2 से 3 आंसर्स लिखने हैं। जी, जी। एंड साथ ही साथ अगर जैसे दिसंबर या जनवरी का टाइम शुरू हो रहा जी, है, जी। तो फिर वहाँ पर आपको प्री के लिए भी तैयारी शुरू करनी है। प्री के लिए एंड प्री में आप कोशिश करें कि आप जो ऑप्शन सही है आप वो भी देखें, उसके साथ साथ जो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं आप वो भी देखें। क्योंकि यूपीएससी का ट्रेंड क्या रहता है कि वो जो एक ऑप्शन सही है वो आपको दिखाएंगे, बट जो क्वेश्चन पूछा है ऑड वन आउट आप निकालेंगे, तो 3 जो नहीं सही हैं आप उनको देखेंगे, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन वो उससे ही आ जाए। अच्छा, अच्छा। एनसीईआरटी के लिए भी सवाल रहते हैं बहुत सारे छात्रों के, टॉपर्स के भी रहते हैं कि पढ़ना चाहिए, लेकिन कई टॉपर्स ये भी कहते हैं कि मैंने पढ़ी भी नहीं है। क्या रहा आपके साथ? आपने नहीं, एनसीईआरटी मोर और लेस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। लाइक मेरा साइंस बैकग्राउंड था, तो मैं अपनी बात करूँ, मैंने क्लास 10 के बाद एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी। एंड फिर उसके बाद में 12th के बाद मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं पहले अपना फाउंडेशन क्लियर करूं। एंड एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। लाइक अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो आप जब तक ज्योग्राफी में चीज़ें जानेंगे ही नहीं कि इंडिया की कौन सी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, इंडिया में कौन सी चीज़, जैसे अभी मैं करंट की बात करूं,
यूएसए ने अटैक किया हुआ है वेनेजुला पे, एंड देन उसके बाद अब वो ग्रीनलैंड पे भी चाह रहे हैं अटैक करना। तो जब आपको पता ही नहीं होगा कि ग्रीनलैंड कहाँ पर है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, यूएसए उसको एक्वायर करेगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा, तो फिर आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। एंड यूपीएससी में अगर आप रिलेट नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, एक दूसरे से कवर अप नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत मुश्किल होगा।